के बाद फिर से सुनवाई होगी कि संविधान पीठ बनाई जाए या फिर नहीं। कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल नहीं है राहत की बात, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सरकार की भी बात को सुनेंगे, सेंटर की बात को सुनेंगे, उसके बाद वो लोग स्टे के बारे में सोचेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उस बात का फैसला करेंगे कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर करना नहीं चाहिए, करना है नहीं करना चाहिए। तो कोई राहत की बात नहीं सरकार के लिए। यकीनन थोड़ा टाइम मिला है सरकार को, मगर इसमें कोई राहत की बात नहीं है। सरकार के लिए राहत है नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये किया है, सुप्रीम कोर्ट में वो अर्जेंसी नहीं थी ओवैसी जी, मैं ये पूछ रही हूं, सुप्रीम कोर्ट में वो अर्जेंसी नहीं थी जो विपक्ष या फिर विरोध प्रदर्शनकारी सड़कों पर दिखा रहे हैं, कई जगहों पर हिंसा तक हो रही है। जहां तक प्रोटेस्ट की बात है मैडम, प्रोटेस्ट तो चलता रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो लड़ाई देश की बचाने की है, संविधान को बचाने की आसान लड़ाई नहीं है और ये लंबी जाएगी। कोई बात नहीं, 1 महीने तक और ये लड़ाई जारी रहेगी अवाम के दरमियान में। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर आपसे एक रिस्पांस चाहती हूं। अब आप ये बताइए, बीजेपी का कहना है कि ओवैसी साहब आपके छोटे भाई तो मजहब के नाम पर देश में नफरत फैला रहे हैं। और देखिए अब कैसे उन्होंने मुगलों की एंट्री कर दी है, सीए एनआरसी अब मुगलों पर आई। नहीं मैडम, मैं आपके जरिए से पूरे देश को कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई ने बहुत बड़ी गलती की है कहकर, बल्कि उनको तो यह कहना चाहिए था कि ताजमहल, लाल किला, चार मीनार, कुतुब मीनार, अजंता, एलोरा केव्स, ये पूरे बने 2014 के बाद। और मैं इस बात को मानता हूं, बीजेपी को ये चाहिए कि ड्रामाबाजी छोड़ दें। तीसरी बात यह है कि मैडम, इस सवाल के सिलसिले में कि 2018 में हर दिन 36 नौजवान सुसाइड कर रहे थे, क्यों? रोजगार नहीं मिल रहा था। कल ही IMF के गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत की इकोनॉमी जो गिर रही है, इसी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। और जो इकोनॉमिस्ट का यूनिवर्सल इंडेक्स है, आज रिपोर्ट आई कि हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 41 से 51 पहुंच गया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस पर तो बात करना नहीं चाहते, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री अंजना ओम कश्यप है, JNU में स्टिंग ऑपरेशन झूठा था क्योंकि देश के गृह मंत्री राहुल कंवर है। लेकिन ओवैसी साहब, बीजेपी तो इस पूरे मामले पर बहुत अडिग है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके GVL साहब सब कह रहे हैं कि इस तरह की बात नफरत फैलाने के बराबर है, मजहब के आधार पर बांटने के बराबर है। नहीं, वो तो करते रहते ना, ड्रामाबाजी इनको करना है, डायवर्जन करना है। मैं तो कह रहा हूं ना कि हमारे भाई ने गलत कहा, उनको तो कहना चाहिए था कि चार मीनार हो, लाल किला हो, ताजमहल हो, एलोरा अजंता केव्स हो, ये सब के सब तो 2014 के बाद ही बने ना। जो ये इसलिए बने क्योंकि बादशाह सलामत हजरत मोदी थे। और हलवा वाली बात तो आप ही ने कही है, तो ये जो हलवा है उसका जायका क्यों खराब कर रहे हैं, उसमें भी मजहब डालकर? क्या हलवे का भी अब धर्म होता है? अरे मैडम, आप देखिए ना कि बीजेपी हर नाम बदलना चाहती है। जहां कहीं बीजेपी को नाम बदलो, नाम बदलो। अरे भाई, फिर हलवा कहां से आया? हलवा तो अरबिक नाम है, और हमारे गृह मंत्री का नाम शाह, वो तो फारसी का नाम है। कितनों के नाम बदलेंगे आप? यही तो हम उनको बता रहे हैं कि भाई ये सब चीजें मिलकर भारत बनता है, ये भारत की खूबसूरती है। यहां पर सारी दुनिया की कल्चर्स है, ये खूबसूरती किसी देश में नहीं है, मगर बीजेपी इस खूबसूरती को बदनुमा करना चाहती है। एक बात मैं आपसे, चलिए वापस सीए एनआरसी पर आती हूं। सीए संसद में बिल पास हुआ, कोर्ट इसमें क्या करेगा? क्या आप मानते हैं कि कोर्ट संसद के काम पे, संसद के फैसले पर हस्तक्षेप करेगा? क्या चाहते हैं आप, कोर्ट क्या करे इस पर? मैडम, मैं आपको सिर्फ 2-3 मिसालें दूंगा। एक ये कि वेस्ट बंगाल के बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ बांग्लादेशियों को NRC के जरिए निकाल कर फेंक देंगे। कौन डर पैदा कर रहा है? दूसरा मैं आपको मिसाल दूंगा, बेंगलुरु में सिर्फ एक वीडियो निकला कि यहां पर बांग्लादेशी रहते हैं, 300 झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया, जिसका आज कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पुलिस को और वहां के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बुला के पूछा कि आप सब झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ देंगे, महज इस बात के कि बांग्लादेशी रहते। 50% लोग नॉर्थ कर्नाटका के थे। तीसरी बात यह है कि बेंगलुरु का एक कर्नाटका के बीजेपी के MLA ने कहा कि मस्जिदों में हथियार रहता है। ये सब बातें कौन कर रहा है? कौन डर फैला रहा है? और मैं बताना चाह रहा हूं सरकार को कि आपने 5.5 साल में जो कुछ भी किया, मॉब लिंचिंग हो या घर वापसी के बातें हो, डर निकल चुका है। हमको डर सरकार से नहीं है, ना किसी से। डर इस बात का है कि कहीं हमारा ये खूबसूरत मुल्क जो गांधी अंबेडकर के उसूल पर बनाया गया था, कहीं ये फिर
फाशिज्म की तरफ ना चला जाए और ये मुल्क का एक रिलीजन का कंट्री हो जाए, इस बात का डर है हमको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि महिलाओं को ढाल बनाया जा रहा है। पुरुष तो कंबल में बैठे हैं, रजाई में बैठे हैं घर में, महिलाओं को सड़कों पर उतारा है ढाल बना के विरोध के लिए। मैडम देखिए, ऐसा है ना कि अगर मुस्लिम महिला घर से नहीं निकलती तो ये लोग बोलते हैं कि मुस्लिम मर्द उनको दबा रहे हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। आज मुस्लिम महिला हमेशा की तरह निकल रही है, इसलिए कि उनको मालूम कि इस देश में जो कानून बना है इससे ना सिर्फ देश के संविधान को, देश के उसूलों को खतरा पहुंचेगा। और एक जो बाहम बात मैं आपसे करना चाह रहा था वो ये है कि 144 लखनऊ में नाफिज है, मगर अमित शाह की मीटिंग होती। योगी को मुस्लिम महिलाओं की फिक्र है, तो भाई आपने 25 मुसलमानों को गोली मारकर उनकी बीवियों को बेवा कर दिया, उनकी माओ की कोख को उजाड़ दिया, उनकी फिक्र नहीं है आपको। क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो, अमित शाह ने साफ कहा है कि जिसको विरोध करना है वो करे, हर हाल में सीएए लागू होगा। क्या मुस्लिमों को डरा रहे हैं आप? मैडम बहुत अच्छा है, मैं भारत का सबसे बड़ा विलन मैं ही हूं और मुझे खुशी इस बात की कि मुझे विलन बनाया जा रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम जब वेस्ट बंगाल का बीजेपी का प्रेसिडेंट ये कहता है कि 1 करोड़ बांग्लादेशियों को निकाला जाएगा, बेंगलुरु में बांग्लादेशी के नाम पर यह शक पर के पूरे मुसलमान हैं, 300 झुग्गी झोपड़ियों को बर्बाद कर दिया गया। कौन दे रहा है इस तरह के बयान? और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एनआरसी नहीं होगा, फिर एक और बयान आ जाता है। हम ये कह रहे हैं कि आप खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर भारत के जितने सेकुलर जहन रखने वाले यहां के लोग हैं, जिसमें सब लोग शामिल हैं, वो अब बीजेपी से नहीं डर रहे हैं। उनको मालूम कि ये या तो ये लोग हमको जेल में डालेंगे या बहुत से वक्त हमारी जान चली जाएगी, मगर डर की बुनियाद पर एहतजाज नहीं हो रहा है। इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क को हिटलर के जो जमाने में कानून बना उससे खात्मा दिलाने के लिए, उस छुटकारा दिलाने के लिए इस तरह का एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है और बहुत पीसफुल हो रहा है। बीजेपी कहती है कि नागरिकों के लिए नहीं है, ये शरणार्थियों के लिए कानून है। तो ऐसे में देश के अंदर के जो भारतीय मुस्लिम है उनको डरने की क्या वजह है सर? मैडम, मैं आपके प्रोग्राम पे कई मरतबा आया और आपसे भी रिक्वेस्ट किया, जो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन थे, आसाम में जो 5 लाख मुसलमान के नाम नहीं आए, 5 लाख बंगाली हिंदुओं के नाम नहीं आए, वहां पर बीजेपी उन 5 लाख बंगाली बोलने वाले हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप देना चाह रही है। किसके जरिए देना चाह रही है? सीएए के तहत। मुसलमानों को क्यों देना चाह रहे हैं आप? तो हम यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। ये सीएए सिटीजनशिप देता भी है और लेता भी है, और इसको एनपीआर एनआरसी से जोड़ के देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि एनपीआर एनआरसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत होगा और जिसके नाम नहीं आएंगे उन तमाम को तकलीफ उठाना पड़ेगा और बाद में सीएए से उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। किसको नहीं मिलेगी? मुसलमान को नहीं मिलेगी। ये तो साफ है ना, क्योंकि रिलीजन की बुनियाद पर सीएए का कानून बना जो कभी नहीं हुआ था। अच्छा, चलो मुझे यह समझाइए कि कोर्ट क्या फैसला देगा? आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट इसको निरस्त कर देगा कानून को जो कि संसद से पास हुआ है? कोर्ट एनआरसी पर रोक लगा देगा? चाहते क्या है आप? मैं आपसे एक मिनट की ज्यादा बोलने की इजाजत चाहूंगा। ये जो जितना सिटीजनशिप का लॉ है ना, इसमें किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट को भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आसाम का मसला देखेंगे तो आसाम के गवर्नर होते थे सिन्हा साहब, उन्होंने लिख दिया था कि 50 लाख लोग एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, घुस चुके हैं, मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी किया तो सिर्फ 19 लाख नाम निकले और उसमें सिर्फ 5 लाख मुसलमान के नाम है। तो यकीनन हम ये समझते हैं कि ये जो कंफ्यूजन है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को उसको कंफ्यूजन को उसको हटाना ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। अब जहां तक सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा मैं नहीं जानता। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि हमारा मानना यह है कि ये सीएए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्टिकल 1421 का खुला वायलेशन करता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने केसेस है, केशवानंदा भारती, बोम्मई केसेस की, वो इसकी खिलाफवर्जी करता है। और इस मुल्क में 2 तरह के सिटीजनशिप कानून नहीं हो सकते, एक ही किस्म का सिटीजनशिप कानून होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम एनपीआर पर स्टे लगाए, क्योंकि अगर एनपीआर होगा तो ऑटोमेटिकली एनआरसी हो जाएगा, क्योंकि एक सिक्के के 2 रुख है। ओवैसी साहब, महाराष्ट्र के स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा जाएगा, ये एक तरह से तमाम स्कूलों में लागू हो रहा है, सही मानते हैं आप इसे?
मैं समझता हूं कि पूरे देश में इस तरह का जो हो रहा है महाराष्ट्र में, जो मैं वहां की सरकार का मुखालिफ हूं, अपोनेंट हूं, मगर जो काम जो किया जा रहा है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को ना सिर्फ प्रियम्बल सिखाया जाए बल्कि समझाया भी जाए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जब स्कूल के बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक चीजों को समझेंगे, प्रियम्बल को समझेंगे, प्रियम्बल बात करता है लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, जस्टिस की। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि इन बच्चों को जो मुस्तकबिल ये मुल्क का उनका है, अगर वो समझ जाएंगे संविधान को, प्रियम्बल को, तो यकीनन यहां पर बहुत सारे मसाइल खत्म हो सकते हैं। चलिए इसी के